हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल जादव। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलीमराइजेशन के क्लासिफिकेशन के बाद वाला टॉपिक, जिसको हम कहेंगे मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। देखिए, पॉलीमराइजेशन किस तरह से होता है, उसकी एक स्पेशल मैकेनिज्म होती है। अब मैकेनिज्म को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई कौन से प्रकार की मैकेनिज्म हमें पढ़नी है। सो देखिए, हमें जो मैकेनिज्म पढ़नी है वो है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन मतलब कि आप देखिए, फ्री रेडिकल तो आपको पता है। सो फ्री रेडिकल से पॉलीमराइजेशन, इस मैकेनिज्म में हमें स्टडी करना है। मतलब फ्री रेडिकल पहले फॉर्म होगा और फ्री रेडिकल का से बाद में पॉलीमराइजेशन होगा। सो ये पूरी डिटेल हमें यहाँ पे पढ़नी है। जब कभी भी हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो मेनली पॉलीमराइजेशन में 3 स्टेप होती है। पहली स्टेप होती है चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन में जो चेन फॉर्मेशन होता है वो जस्ट स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है। मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ चेन फॉर्म करने से पहले उनको इनिशिएट किया जाता है। उस स्टेप को हम कहते हैं चेन इनिशिएशन। दूसरी स्टेप आता है चेन प्रोपोगेशन। चेन प्रोपोगेशन मतलब धीरे धीरे मोनोमर्स आपस में जुड़ते जाते हैं, ज्वाइनिंग होती जाती है मोनोमर्स की, और जब मोनोमर आपस में ज्वाइन होते जाते हैं तो एक बड़ी चेन फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, चेन फॉर्म होना स्टार्ट होती है, जिसको हम कहते हैं चेन प्रोपोगेशन। और तीसरी स्टेप आती है चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन मतलब जब कोई भी पॉलीमराइजेशन होने के बाद यदि दोनों ही तरफ से चेन को टर्मिनेट किया जाता है, मतलब चेन फॉर्मेशन या फिर जो चेन बढ़ रही है उसको स्टॉप किया जाता है, उसको टर्मिनेट किया जाता है, जिसके बाद फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसको हम कहते हैं चेन टर्मिनेशन। सो ये 3 स्टेप हमें मेनली इस पूरे पॉलीमराइजेशन में पढ़नी है। सबसे पहली स्टेप जो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं वो है चेन इनिशिएशन। लेकिन देखिए, चेन इनिशिएशन में भी हमें एक छोटी सी स्टेप पढ़नी है, जिसको हम कहेंगे फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। मतलब हम जो कैटलिस्ट लेते हैं उसका यूज करके हमें फ्री रेडिकल फॉर्म करना होता है। सो सबसे पहली जो हमारी स्टेप है वो स्टेप आएगी कैटलिस्ट फॉर्मेशन, या फिर उसको हम कहेंगे फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। सो सबसे पहले हमें फ्री रेडिकल फॉर्म करना है। फ्री रेडिकल फॉर्म करने के लिए मैं जो सबसे पहले यहाँ पे कैटलिस्ट लूंगा उसको हम कहेंगे एसिटिल परऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है CH3 C डबल बॉन्ड O CO CH3। आप यहाँ पे बेंजोइल परऑक्साइड भी ले सकते हैं, हमने एसिटिल परऑक्साइड लिया है। एसिटिल परऑक्साइड। और जब एसिटिल परऑक्साइड में देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में यदि हम होमोलिसिस यदि यहाँ पे करते हैं तो होमोलिसिस के वजह से ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हमें यहाँ पे 2 फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएंगे। देखिए ट्वाइस CH3 CO, CH3CO, यहाँ पे भी CH3CO, और CO को लग जाएगा O, और O के ऊपर आएगा एक फ्री रेडिकल। देखिए CH3COO, और इधर से भी जो मिलेगा वो होगा CH3COO। सो देखिए हमें 2 फ्री रेडिकल मिल रहे हैं, CH3COO CH3COO, और दोनों सेम है इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं ट्वाइस CH3COO। ये हो गया हमारा फ्री रेडिकल। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फिर इसमें एक होमोलिटिक क्लीवेज होगा। होमोलिसिस कैसे होगा तो देखिए CH3 और C के बीच का जो ये बॉन्ड है इसमें होमोलिसिस हो जाएगा, और यदि इसमें होमोलिसिस होता है तो देखिए ये जो CH3 का बॉन्ड है ये फिर एक बार ब्रेक हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन CH3 के पास और दूसरा इलेक्ट्रॉन CO के कार्बन के पास चला जाएगा। और यदि ऐसा होता है तो देखिए ट्वाइस CH3 फ्री रेडिकल हमें मिलेगा, जिसको हम कहेंगे मिथिल फ्री रेडिकल। प्लस यदि यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाता है तो ये फ्री रेडिकल और ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल, इन 2 फ्री रेडिकल के बीच में एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमें मिलेगा C डबल बॉन्ड O, मतलब इसको हम कहेंगे CO2। सो यहाँ पे ट्वाइस CO2 गैस भी यहाँ से बाहर जाएगा। फिर एक बार देखिए, यदि इन दोनों के बीच में हम होमोलिसिस करते हैं तो होमोलिसिस की वजह से एक सिंगल इलेक्ट्रॉन CH3 के पास चला जाएगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन C के पास चला जाएगा, और C के ऊपर भी एक फ्री रेडिकल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। साथ में ही CH3 पे भी फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। सो हमें 2 CH3 मिथिल फ्री रेडिकल यहाँ पे मिल रहे हैं। साथ में ही
कार्बन का फ्री रेडिकल, ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल आपस में सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और इन दो फ्री रेडिकल के सिंगल बॉन्ड फॉर्म करने की वजह से यहाँ पे सिंगल की जगह डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और इस ग्रुप को हम एज अ CO2 गैस बना के बाहर निकाल सकते हैं। सो जो बाय प्रोडक्ट यहाँ से जाएगा वो जाएगा CO2 गैस और यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो मिलेगा मिथिल फ्री रेडिकल। सो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे मिथिल फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है और ये मिथिल फ्री रेडिकल किसी भी चेन को इनिशिएट करेगा। अब इनिशिएट कैसे करेगा देखिए। सो चेन इनिशिएशन अब हमारे यहाँ से स्टार्ट करनी है। सबसे पहले तो हमने कैटेलिस्ट लिया था एसिटिल पेरोक्साइड, उसमें हमने फ्री रेडिकल जनरेट कर लिए, सो हमें मिथिल फ्री रेडिकल मिल गया। अब यदि सपोज हम विनाइल क्लोराइड लेते हैं, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे Cl, ये हो गया विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड के ऊपर यदि हम CH3 फ्री रेडिकल की रिएक्शन करते हैं तो देखिए फ्री रेडिकल CH3 का अटैक करेगा CH2 पे। CH3 का फ्री रेडिकल देखिए हमारे पास दो CH3 फ्री रेडिकल थे, उसमें से हमने एक CH3 फ्री रेडिकल का यूज किया है और ये CH3 फ्री रेडिकल CH2 पे अटैक करेगा। और यदि CH3 फ्री रेडिकल CH2 के ऊपर अटैक करता है तो CH3 और CH2 के बीच में एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए CH3 CH2, ये CH2 फॉर्म हो गया है। डबल बॉन्ड का कन्वर्शन सिंगल बॉन्ड, याद रखिएगा पॉलीमराइजेशन में मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं। डबल बॉन्ड का कन्वर्शन आपको करना है सिंगल बॉन्ड में। सो ये डबल बॉन्ड का कन्वर्शन हमने यहाँ पे कर दिया है सिंगल बॉन्ड में और सिंगल बॉन्ड में CH है और CH के ऊपर लगा है Cl और इस CH के ऊपर आ जाएगा एक फ्री रेडिकल। अब देखिए ये CH2 के ऊपर फ्री रेडिकल क्यों नहीं आया है, क्योंकि CH3 और CH2 दोनों फ्री रेडिकल में आपस में बॉन्ड फॉर्म करके एक सिंगल बॉन्ड यहाँ फॉर्म कर लिया है। जबकि ये जो डबल बॉन्ड में होमोलिसिस हुआ है, सो होमोलिसिस के वजह से CH के ऊपर एक फ्री रेडिकल आ जाएगा जो हमें यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे लिखना है। सो ये बन गया आपका एक और फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। इस स्टेप को कहेंगे हम चेन इनिशिएशन। सो ये है हमारी स्टेप नंबर 1 जिसको हम कहते हैं चेन इनिशिएशन। नेक्स्ट जो स्टेप आएगी उसको हम कहेंगे चेन प्रोपोगेशन। सो देखिए चेन प्रोपोगेशन किस तरह से होता है। स्टेप नंबर 2, सेकेंड स्टेप है हमारी चेन प्रोपोगेशन। देखिए चेन प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है। अब हमारी ये चेन इनिशिएट हो गई है, मतलब हमने चेन फॉर्मेशन जस्ट स्टार्ट किया है, अब ये चेन इंक्रीज होते जाएगी जिसको हम कहेंगे चेन प्रोपोगेशन। सो देखिए सेकेंड स्टेप स्टार्ट करनी है हमें पहले के प्रोडक्ट से। सो नीचे लेके आइए उसको, यहाँ पे CH3 CH2 CH, यहाँ पे Cl और यहाँ पे आएगा फ्री रेडिकल। इसमें फिर एक बार हम बॉन्डिंग करेंगे n नंबर्स ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH Cl की। देखिए n नंबर्स ऑफ विनिल क्लोराइड ले लिया मैंने, ये पहला विनिल क्लोराइड था जिसका हमने इनिशिएशन किया है और अब इसके सामने n नंबर्स ऑफ विनिल क्लोराइड है और ये सभी के सभी n नंबर्स ऑफ विनिल क्लोराइड आपस में ज्वाइन होते जाएंगे और जब ये आपस में ज्वाइन होंगे तो एक बड़ी चेन फॉर्म करेंगे जिसको हम कहेंगे चेन प्रोपोगेशन स्टेप। सो इसी स्टेप को हम कहेंगे चेन प्रोपोगेशन। देखिए यदि चेन प्रोपोगेशन होता है तो हम कैसे लिखेंगे CH3, देखिए CH3 के बाद यहाँ पे आएगा CH2 CH Cl बाय N और यहाँ पे आएगा CH2 CH Cl और यहाँ पे आएगा फ्री रेडिकल। देखिए n नंबर्स ऑफ यूनिट जब इसमें ज्वाइन हो जाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा CH2 CH बाय n। देखिए n नंबर्स ऑफ यूनिट यहाँ ज्वाइन हो गई है और सबसे लास्ट वाला जो यूनिट रहेगा विनिल क्लोराइड का सबसे लास्ट यूनिट, उसमें देखिए CH2 CHCl, यहाँ पे अभी भी एक फ्री रेडिकल यहाँ पे बचा हुआ है। सो ये हो गई हमारी चेन प्रोपोगेशन। देखिए एक बार फिर देखेंगे, जो हमने इनिशिएट किया हुआ मॉलिक्यूल था विनिल क्लोराइड का वो हमने यहाँ पे लिखा है, उसकी रिएक्शन हमने n नंबर्स ऑफ विनिल क्लोराइड के साथ की है। सो सभी डबल बॉन्ड के कन्वर्शन हो जाएंगे सिंगल बॉन्ड में और सभी यूनिट एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते जाएंगे और जब ये ज्वाइन होंगे तो एक लॉन्ग चेन फॉर्म करेंगे। देखिए ये फॉर्म हो गई है, बाय n लिखा है, मतलब n नंबर्स ऑफ यूनिट आपस में ज्वाइन हो चुके हैं और जो लास्ट यूनिट यहाँ पे बाकी है ये देखिए उसमें अभी भी एक फ्री रेडिकल यहाँ पे बच जाएगा जो लास्ट स्टेप में जिसका हमें यूज करना है। सो ये है आपकी स्टेप नंबर 2 जिसको हम कहेंगे चेन प्रोपोगेशन स्टेप। सो फर्स्ट स्टेप थी चेन इनिशिएशन,
दूसरी स्टेप थी चेन प्रोपोगेशन। चेन इनिशिएशन में आपको याद रखना है, सबसे पहले हमने फ्री रेडिकल फॉर्मेशन किया था, तो ये है हमारा फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। उसके बाद हमने चेन को इनिशिएट किया और देन उसको हमने प्रोपोगेट किया। अब चेन प्रोपोगेट होने के बाद, मतलब n नंबर्स ऑफ यूनिट आपस में ज्वाइन होने के बाद, लास्ट स्टेप जो आती है जिसमें उस चेन को हमें टर्मिनेट करना होता है। देखिए चेन तो फॉर्म हो गई है, लेकिन चेन को हमें लास्ट स्टेप में ले जाके रोकना पड़ेगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा। सो उस स्टेप को हम कहेंगे चेन टर्मिनेशन स्टेप। सो बढ़ते हैं हमारी लास्ट स्टेप के ऊपर, जिसको हम कहेंगे चेन टर्मिनेशन। जो हमारी थर्ड स्टेप है उसको हम कहेंगे चेन टर्मिनेशन स्टेप। अब देखिए चेन टर्मिनेशन में हम स्टार्ट करेंगे स्टेप नंबर 2 के प्रोडक्ट से, मतलब R CH2 CHCl बाय N, और फिर ले लेंगे यहाँ पे CH2 CHCl फ्री रेडिकल। ऐसे हम दो चेन को आपस में ज्वाइन करेंगे। यदि सपोज ऐसी ही हम दो चेन आपस में लेते हैं, सो दो चेन आपस में लेने के बाद दोनों के फ्री रेडिकल आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। और इसका प्रोडक्ट मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, आपको आगे ही लिखना है, मैं केवल यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए ये फॉर्म हो जाएगा R CH2 CHCl N+1, इसको हम लिखेंगे डैश CHCl CH2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका R। सो ये बन जाएगी आपकी लास्ट स्टेप, जिसमें ऐसे ही दो स्टेप को हमने आपस में ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे भी लिखेंगे +1। सो ये देखिए इसी तरह की एक और चेन यहाँ से आगे, इसको यदि हम इसकी मिरर इमेज यहाँ पे लिखते हैं, अज्यूम कीजिए, तो ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, और ज्वाइन होने के बाद इस तरह का आपको फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा। और ये जो थर्ड स्टेप है इसको हम कहेंगे चेन टर्मिनेशन स्टेप। सो इस तरह से हमें टोटल 3 स्टेप यहाँ पे मिलती हैं, जिसको हम कहेंगे फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। अब आपको ध्यान में आ गया होगा कि इसको फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो रिएक्शन हो रही है वो केवल फ्री रेडिकल की वजह से ही हो रही है, इसलिए इसको हम फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। आपको क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, या फिर राइट द स्टेप्स ऑफ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। इस तरह के आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें आपको तीनों ही स्टेप साथ में लिखना है, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में केवल आपको एक ध्यान रखना है कि आपको फ्री रेडिकल फॉर्मेशन भी उसमें लिखना है। सो ये सभी स्टेप को हम कंबाइन में ही कहते हैं फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। सो फ्रेंड्स, ये आपका मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन यहाँ पे खत्म होती है। अब हम देखने वाले हैं रबर किसे कहते हैं, रबर के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये सभी डिटेल अभी हम देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, पॉलीमराइजेशन की मैकेनिज्म के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है रबर। देखिए रबर, सभी को पता है कि रबर क्या होता है, सभी ने रबर का यूज भी किया है। रबर किस तरह का होता है ये सभी को पता है। देखिए रबर हम देखेंगे, इलास्टोमर्स आर प्रॉपरली कॉल्ड एज रबर। इलास्टोमर को ही हम यदि कहें तो रबर भी कहते हैं, जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है उसको इलास्टोमर कहते हैं। और जनरली रबर ये इलास्टिक नेचर का होता है, इसलिए रबर को ही हम इलास्टोमर भी कहते हैं। देखिए रबर का यदि हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो रबर दो प्रकार का होता है। पहला नेचुरल रबर, दूसरा सिंथेटिक रबर। नेचुरल रबर मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज से हमें मिलता है उसको हम नेचुरल रबर कहते हैं, और जिसे हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उसको हम सिंथेटिक रबर कहते हैं। सो हमें फोकस करना है सबसे पहले नेचुरल रबर पे। नेचुरल रबर मतलब जैसे कि हमने कहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज से अवेलेबल होने वाला रबर मतलब नेचुरल रबर, जिसका मेनली जो यूनिट होता है उसको हम कहते हैं आइसोप्रीन। उसका स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड CCH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए 1 2 3 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन होता है। इसका पूरा नाम आएगा 2 मिथिल, सेकेंड पोजीशन पे मिथिल है इसलिए 2 मिथिल 1,3 ब्यूटाडाइन, 3 मिथिल 1,3 ब्यूटाडाइन। सो इसको हम कॉमनली कहेंगे आइसोप्रीन, इसी का कॉमन नेम है आइसोप्रीन। और देखिए जब बहुत सारे 2 मिथिल 1,3 ब्यूटाडाइन या फिर आइसोप्रीन आपस में ज्वाइन होते जाएंगे तो उसको हम नेचुरल रबर कहेंगे। मतलब नेचुरल रबर का जो मोनोमर है वो है आइसोप्रीन।
सो ये एमसीक्यूज में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आइसोप्रीन किसका मोनोमर है या फिर नेचुरल रबर का मोनोमर क्या है। सो आपको पता होना चाहिए नेचुरल रबर का जो मोनोमर है उसको हम कहते हैं आइसोप्रीन, जिसका IUPAC नेम है 2-मिथिल-1,3-ब्यूटाडाइन। सो 1,3 क्यों कहा है, क्योंकि पहले और तीसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा है, इसलिए 1,3-ब्यूटाडाइन। देखिए यदि आइसोप्रीन का यदि हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो हमें पॉली आइसोप्रीन मिलेगा, या जिसे हम कहेंगे नेचुरल रबर। देखिए किस तरह से होगा, तो आपको मैं एक टेक्निक बता रहा हूं जो आपको याद रखना है। सबसे पहले इसमें जितने भी डबल बॉन्ड है उसका डबल बॉन्ड का कन्वर्शन सिंगल बॉन्ड में कीजिए। एक टेक्निक है, याद रखिएगा, सभी के सभी डबल बॉन्ड कन्वर्ट कीजिए सिंगल बॉन्ड में, और सिंगल बॉन्ड को कन्वर्ट कीजिए डबल बॉन्ड में। देखिए मैं केवल कार्बन कार्बन के बॉन्ड की ही बात कर रहा हूं, वो भी स्ट्रेट चेन वाले, ब्रांच के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। याद रखिएगा मैं केवल इन 4 कार्बन के बारे में ही बोल रहा हूं। कार्बन कार्बन के जितने भी डबल बॉन्ड होंगे उनको सिंगल बॉन्ड में करना है, और जितने सिंगल बॉन्ड होंगे उनको डबल बॉन्ड में करना है। देखिए सो यहाँ पे हम ऐसा ही स्ट्रक्चर एज इट इज लिखेंगे, CH2। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सो मैंने कहा था डबल बॉन्ड का कन्वर्शन सिंगल बॉन्ड में करना है, सो डबल बॉन्ड का कन्वर्शन हो गया सिंगल बॉन्ड में। C, ब्रांच का कोई भी चेंज नहीं करना है, इसलिए ये ब्रांच में है तो हम ब्रांच को एज इट इज लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को कन्वर्ट करना है डबल बॉन्ड में। CH, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को फिर कन्वर्ट करना है सिंगल बॉन्ड में CH2। और 2 बॉन्ड, एक राइट हैंड साइड से और एक लेफ्ट हैंड साइड से आपको बाहर निकालना है, और यहां पे लिखना है आपको N। देखिए एक बार फिर ये एज इट इज स्ट्रक्चर मैंने इधर लिखा है, जो डबल बॉन्ड है उसको सिंगल बॉन्ड में, जो सिंगल बॉन्ड है उसका कन्वर्शन डबल बॉन्ड में, और जो डबल बॉन्ड है उसका कन्वर्शन हमने सिंगल बॉन्ड में किया है। सो स्ट्रेट चेन में जो 4 कार्बन है, सो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हमने कन्वर्ट किया है सिंगल बॉन्ड में, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को हमने कन्वर्ट किया है डबल बॉन्ड में। हमने ब्रांच का इसमें यूज नहीं किया है। सो ये टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं जिससे आप इजीली पॉलीमराइज कर सकते हो। देखिए ये हो गया आपका पॉलीमराइजेशन। सो यदि इसका पॉलीमराइजेशन होता है तो ये 2 बॉन्ड आपको बाहर निकालना है, और साइड में यहाँ पे लिखना है N, क्योंकि हमने यहाँ पे N नंबर्स ऑफ आइसोप्रीन लिए हैं, इसलिए N नंबर्स ऑफ यूनिट वहां पे ज्वाइन हो जाएंगे। इसको कहते हैं नेचुरल रबर। सो आपको टेक्निक याद रखनी है, मैंने क्या बताई है। स्ट्रेट चेन में जितने भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उनका कन्वर्शन सिंगल बॉन्ड में करना है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का कन्वर्शन डबल बॉन्ड में करना है। मतलब ये डबल बॉन्ड देखिए सिंगल बॉन्ड में हो गया है, और ये जो सिंगल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। पॉइंट टू बी नोटेड कि मैंने ब्रांच के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, वो एज इट इज लिखना है। सो ये टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं जो आपको याद रखना है, इस तरह से हम इसको भी बना सकते हैं। सो ये हो गया हमारा नेचुरल रबर। अब देखिए नेचुरल रबर की कुछ प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए, नेचुरल रबर में कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं या उनकी प्रॉपर्टी कुछ वीक होती है, जिन्हें इंप्रूव करने के लिए नेचुरल रबर में हम एक प्रोसेस करते हैं। उस प्रोसेस का नाम होता है वल्कनाइजेशन। सो वल्कनाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो कि नेचुरल रबर पे होती है, जिससे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाती है, जैसे टफनेस, इलास्टिसिटी एक्सेट्रा। इन प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं वल्कनाइजेशन। सो नेक्स्ट हमें पढ़ना है वल्कनाइजेशन। देखिए वल्कनाइजेशन क्या होता है, हीटिंग ऑफ रबर along with सल्फर इज कॉल्ड एज वल्कनाइजेशन। यदि रबर को हम सल्फर के साथ हीट करते हैं, सल्फर का प्रोपोर्शन हम वेरी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी। हमें किस तरह की प्रॉपर्टी चाहिए उसके बेसिस पे हम सल्फर का प्रोपोर्शन वेरी कर सकते हैं। सो यदि हम रबर को हीट करते हैं सल्फर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट, एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में यदि हम हीट करते हैं, कैटलिस्ट को ही हम यहाँ पे एक्सीलरेटर भी कहते हैं, एक्सीलरेटर के साथ में यदि हम हीट करते हैं रबर को, तो उसके बाद जो रबर हमें ऑब्जर्व होता है या मिलता है उसको हम कहते हैं वल्कनाइजेशन। सो एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूं, देखिए यदि किसी रबर को सल्फर के साथ यदि हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल एक्सीलरेटर, जैसे कि ZBX जिंक ब्यूटिल जेंटेड, इसके साथ यदि हम हीट करते हैं तो हमें एक रबर ऑब्जर्व होगा, उस रबर को हम कहेंगे वल्कनाइज्ड रबर। सो वल्कनाइजेशन प्रोसेस के बाद जो रबर हमें मिल रहा है उसको हम कहते हैं वल्कनाइज्ड रबर। वल्कनाइज्ड रबर की डेफिनेटली कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी नेचुरल रबर से ऑलरेडी इंप्रूव हुई होगी,
क्योंकि हमने उसके साथ एक प्रोसेस किया है। अब इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सो नेचुरल रबर एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है और लीनियर स्ट्रक्चर में हम सल्फर का यूज करके कुछ क्रॉस लिंकिंग इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब ब्रांचेस, बहुत ज्यादा ब्रांचेस या नेटवर्क पॉलीमर हम उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। देखिए किस तरह से होता है। यदि हम नेचुरल रबर लेंगे, देखिए CH2 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH2, इनका हीटिंग यदि हम सल्फर के साथ करते हैं, सो देखिए हमें यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग ड्रॉ करना है। सो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए CH2 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH2, इसका एक यूनिट और हम ड्रॉ कर लेंगे, थोड़ा अपोजिट ड्रॉ करेंगे। देखिए CH2 CH C CH3, यहां पे आएगा CH2। सो देखिए कार्बन और CH को, ये दो लीनियर पॉलीमर है, या हम कहेंगे दो लीनियर रबर है। इन दो लीनियर रबर को हम आपस में ज्वाइन कर रहे हैं सल्फर 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 के साथ, या फिर यहां से हम ऊपर लिखेंगे सल्फर आगे, और सिमिलरली यहां पे हम नीचे साइड लिखेंगे सल्फर। मतलब देखिए यहां पे ये क्रॉस लिंकिंग इंट्रोड्यूस हो रहा है, और इसी क्रॉस लिंकिंग के वजह से जो पॉलीमर था, या फिर हम कहेंगे जो रबर था, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी इंप्रूव हुई है। पहले ये लीनियर स्ट्रक्चर थे, देखिए लीनियर स्ट्रक्चर है, अब इसमें ये क्रॉस लिंकिंग ऑब्जर्व हो रही है। सो इसी की वजह से रबर की फिजिकल प्रॉपर्टी इंप्रूव होती है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं वल्कनाइजेशन। सो आपको इस पे ऊपर क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन वल्कनाइजेशन, या व्हाट इज वल्कनाइजेशन, या डिफाइन वल्कनाइजेशन विद एग्जांपल। सो इस तरह के क्वेश्चन यदि आपको आते हैं, सो आपको ये पूरा स्टेप्स वहां पे लिखना है। सो ये है फ्रेंड्स वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। सो आज के लेक्चर में हमने रबर कंप्लीट स्टडी किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हमें कुछ पॉलीमर के एग्जांपल्स भी देखने हैं। सो एक बार फिर हम हाजिर होंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग पॉलीमर के प्रिपरेशंस लेके। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।